गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर, आज आप सभी लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में विषय शिक्षण अधिगम सिद्धांत के कुछ टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। आज आपका टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज आप सभी लोगों को संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के घटक या कारक, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके इन क्या होते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को। सबसे पहले जो है संप्रेषण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूं। संप्रेषण का अर्थ यानी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो सूचना या जानकारी दी जाती है और दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो वह संप्रेषण कहलाता है। शिक्षण की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से ज्ञान, बोध एवं समझ विकसित करने के लिए की जाती है। शिक्षण प्रणाली में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहकर अंतः प्रक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ मानी जाती है। इस प्रकार संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ मानी जाती है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों ही अस्तित्वहीन है। तो आप लोगों को जो है शिक्षण का अर्थ पता हो गया। इसके बाद संप्रेषण शिक्षण का माध्यम है। शिक्षक द्वारा अपनी बात को छात्र तक पहुंचाने की प्रतिक्रियात्मक स्थिति को संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण शब्द हिंदी के प्रेषण शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है भेजना। जिसका अर्थ होता है भेजना। और संप्रेषण भाषा को कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस आंग्ल भाषाई शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के कम्युनी से हुआ है, जिसका आशय विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार संप्रेषण शब्द सम और प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। संप्रेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? सम और प्रेषण। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। अर्थात संदेश व सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना, जिससे सामने वाला उस संदेश को यथावत भली प्रकार ग्रहण कर ले। तो ये हो गया संप्रेषण का अर्थ। अब संप्रेषण की परिभाषाएं के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे संप्रेषण की जो परिभाषाएं हैं उसमें बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अलग विचार रखे हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे सी.आई. बर्नार्ड ने कहा है कि संप्रेषण वह साधन है जिसके माध्यम के द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़े होते हैं, ताकि वह अपनी बातों को साझा या समान उद्देश्य प्राप्त कर सके। ये विचार जो है सी.आई. बर्नार्ड का है। इसके बाद पॉल लीगन्स ने क्या कहा है संप्रेषण के बारे में? उन्होंने बताया कि संप्रेषण वह क्रिया है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करें कि संसार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। तो ये दो परिभाषाएं आपको बता दिया। एक परिभाषा आपको और बताना चाहता हूं। डॉक्टर वाई.पी. तिवारी के अनुसार, डॉक्टर आई.पी. तिवारी ने
बताया है कि संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है। उन्होंने बताया कि संप्रेषण जो है वो जीवन की क्रिया है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है। डॉक्टर आईपी तिवारी ने बताया कि संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ खत्म हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। इसके बाद आप लोगों को संप्रेषण के विशेषताएं के बारे में बताना चाहता हूं। जो संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं। संप्रेषण की विशेषताएं, जैसे नंबर एक विशेषताएं होती है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया है। नंबर एक विशेषता ये होती है कि जो संप्रेषण है वो एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया है। नंबर दो, संप्रेषण में अंतःक्रिया निहित होती है एवं दोनों वर्गों का विकास होता है। दोनों ही पक्ष क्रियाशील होते हैं, यानी जिससे हम एक दूसरे से संप्रेषण करें वो दोनों पक्ष निहित होते हैं, क्रिया निहित होते हैं। तीसरा पॉइंट, विचारों एवं भावनाओं के विनिमय को प्रोत्साहन दिया जाता है। जो विचार और विनिमय है उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, संप्रेषण क्रिया एक लक्ष्यपूर्ण क्रिया होती है, यानी संप्रेषण क्रिया जो होती है वह एक लक्ष्य क्रिया पूर्ण होती है। यानी जब हम किसी से संप्रेषण करते हैं उसका कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। अगला पॉइंट, तो संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षवादी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट, संप्रेषण ध्रुववाही यानी टू वे क्रिया है। इसमें दो वर्ग होते हैं। जो संप्रेषण बिना दो लोगों के नहीं होता है, यानी ध्रुववाही टू वे क्रिया है। इसमें दो वर्ग होते हैं। एक संदेश देने वाला जिसको आप वक्ता कहते हैं जो संदेश देता है, और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला श्रोता होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। जो संप्रेषण होता है वो जो है क्या करता है, मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो ये आप लोगों ने सीखा कि संप्रेषण के जो होते हैं क्या नाम है प्रकार, संप्रेषण की विशेषताएं। तो ये विशेषताएं के बारे में आप लोगों को बता। अब आप सभी लोगों को संप्रेषण के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूं। जो संप्रेषण होता है कितने प्रकार के होते हैं। जैसे प्रभावकारी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को सक्रिय एवं जीवन में बनाने के लिए संप्रेषण को या संप्रेषण की क्रिया लगातार होना आवश्यक है। सभी प्रकार के संप्रेषण एक दूसरे के व्यक्ति तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। सामान्य रूप से संप्रेषण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। यानी संप्रेषण को दो प्रकार होते हैं। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। यानी संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, दो। एक होता है संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। अब आप लोग शाब्दिक संप्रेषण के बारे में बताना चाहता हूं। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है इनमें भाषा का उपयोग किया जाता है। संप्रेषण मुख्य रूप से वाणी तथा लिखित रूप से संकेतों, भावनाओं, शब्दों, विचारों आदि के द्वारा दूसरे के सामने पेश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो शाब्दिक संप्रेषण होता है। इसके बाद शाब्दिक संप्रेषण के भी दो भाग होते हैं। एक होता है लिखित संप्रेषण और एक होता है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण मीन्स जैसे वार्ता करना, व्याख्या देना, कहानी, प्रश्नोत्तर मौखिक बोलकर संप्रेषण, ये मौखिक संप्रेषण में आता है। और लिखित संप्रेषण यानी विभिन्न तथ्यों का लिखित रूप से संप्रेषण करें, तो ये जो है आपका लिखित संप्रेषण होता है। अब आप लोगों को लिखित संप्रेषण के बारे में पहले बताना चाहता हूं। लिखित संप्रेषण, इनमें संदेश देने वाले
लिखित रूप से शब्दों या संकेतों की सहायता से, यानी जो लोग यानी लिखित संप्रेषण के द्वारा जो है कोई भी संदेश देने वाले लिखित रूप से शब्दों या संकेतों की सहायता से इस तरह से संदेश प्राप्त करते हैं कि दूसरे या संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति उनके संकेतों या भावनाओं को प्राप्त कर सकें, तो लिखित संप्रेषण कहलाता है। और मौखिक मौखिक संप्रेषण आप लोग जानते होंगे, जैसे इनमें बोलचाल तथ्यों एवं सूचनाओं का विनिमय किया जाता है। यानी बोलचाल की भाषा में जो हम एक दूसरे से विनिमय करें वो मौखिक कहा जाता है। यानी जैसे मौखिक संप्रेषण बोलचाल, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, अनुवाद, कहानी, प्रश्नोत्तर आदि के जरिए प्रयोग में किया जाता है। इसमें प्रश्न पूछने वाला या उत्तर देने वाला दोनों ही आमने सामने होता है मौखिक में। यानी जिसको आप लोग आमने सामने रहकर एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से प्रश्न या उत्तर लें, तो वो मौखिक संप्रेषण कहता है। तो आप लोग संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। फिर शाब्दिक के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। इन दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, समझ लिए होंगे। अब इसके बाद अशाब्दिक, दूसरे पर आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? अशाब्दिक संप्रेषण के समझिए 3 प्रकार होते हैं। जैसे जो है पहला है स्पर्श या छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण, दूसरा आंख एवं मुख मुद्रा से संप्रेषण, तीसरा है वाणी या आवाज संप्रेषण। ये 3 होते हैं। तो अशाब्दिक संप्रेषण होता क्या है? इनमें भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। इनमें मुख, आंख, वाणी, संकेत एवं आई कांटेक्ट, स्पर्श, संपर्क इत्यादि प्रयुक्त किए जाते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्पर्श संपर्क, यानी इनमें स्पर्श को ही मुख्य के माध्यम से बनाया जाता है। स्पर्श के जरिए मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। इनमें भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये तो पहला हो गया स्पर्श जो है संपर्क, यानी छूकर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण कैसे किया जाता है। दूसरा है जो है आंख एवं मुद्रा एवं मुख मुद्रा संप्रेषण। यानी कक्षा में जब आप चक्षु संपर्क यानी आई टू आई कांटेक्ट के जरिए शिक्षक छात्रों की मन स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं या संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति को छात्रों की मुख्य मुद्राएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। यानी जब आप की मुख मुद्रा के द्वारा ही बहुत सारी चीजें का पता चल जाता है। यानी मुख आंखों के द्वारा प्रसन्नता, डर, गुस्सा या क्रोध सभी आपके मुख के द्वारा ही पता चल जाता है, और आपके कि आप शोक में हैं या आश्चर्य या संप्रेषण आसानी से किया जा सकता है। अब आपका एक बचा है जो है वाणी या आवाज संप्रेषण। यानी वाणी संप्रेषण क्या होता है? इनमें विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यवहारिक रूप से या छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। जैसे किसी बात को कहना हो, चिल्लाना हो, सीटी बजाना हो, हंसना, हा हा, हूँ इत्यादि, ये वाणी के माध्यम से अपनी बात को आप आगे पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका जो है संप्रेषण के प्रकार हो गए। संप्रेषण 2 प्रकार। संप्रेषण के प्रकार के बाद आप लोगों को जो है संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी शिक्षण में संप्रेषण की क्या आवश्यकता होती है? जैसे शिक्षक को अपनी बात यानी पाठ्यक्रम को छात्रों तक पहुंचाने के लिए पहला जो माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह स्वर होता है। यानी स्वर द्वारा अपनी बात कहकर छात्रों तक पहुंचाने की प्राचीन विधा है, जिसके माध्यम से अपने भावों, विचारों तथा संदेशों को पहुंचाया जाता है।
जिसका कोई निश्चित व्यक्ति प्राप्त करता होता है। संप्रेषण की आवश्यकता निम्न रूप से व्यक्ति की जा सकती है। जैसे नंबर 1, संबंध स्थापन, यानी संबंध को स्थापित करके ज्ञान का स्थानांतरण, ज्ञान को एक दूसरे से स्थानांतरित करके, व्यवहार परिवर्तन, अपने व्यवहार को परिवर्तन करके, अधिगम सुनिश्चयन, यानी अधिगम को सुनिश्चयन करके, प्रभावी अधिगम का प्रभावी शिक्षण, यानी प्रभावी अधिगम जो होता है उसका प्रभावी शिक्षण करके, बोध निश्चयन बता ही चुका हूँ, भाषा का वृद्धिकरण, यानी भाषा को आप जितनी ज्यादा वृद्धिकरण करके कार्य करेंगे तो उसको आसानी से आगे आप पहुंचा सकते। अब आप लोगों को संप्रेषण के घटक या कारक के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे जो किसी क्रिया में प्रक्रिया करने वाले चरों को उसके घटक कहते हैं, अर्थात कौन कौन से व्यक्ति, वस्तु या अवधारणाएं हैं जो मिलकर किसी प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से प्रदान करते हैं, वह घटक कहलाते हैं। तो घटक यानी जैसे आपका जो संप्रेषण के घटक होते हैं उसमें आपका प्रेषक और ग्राही और पाठ वस्तु होता है। जैसे मेन होता है ग्राही, यानी ग्राही जो है कितने प्रकार के होते हैं या ग्राही क्या होता है। ग्राही के प्रकार जैसे प्रायोजित ग्राही, बंद ग्राही, खुला ग्राही, ये सब ग्राही के प्रकार हैं। लक्ष्य भेदी ग्राही, आकस्मिक ग्राही, तो ये जो है आपके जो है ग्राही के प्रकार हो गए। ग्राही के प्रकार में जैसे प्रायोजित ग्राही, तो आप लोगों को प्रायोजित ग्राही में के बारे में बता रहा था। इसका अभिप्राय उन छात्रों से है जिन्हें पहले से निश्चित स्थान व समय पर एकत्रित करके संप्रेषण किया जाता है, जिसमें संप्रेषित की जाने वाली विषय वस्तु भी पूर्ण में निर्धारित होती है। इसको निम्न प्रकार में बांटा गया है, प्रायोजित ग्राही को निम्न प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 है जैसे बंद वर्ग ग्राही, यानी यह ग्राही विद्यालय के छात्र होते हैं जो एक निश्चित आयु, समाज तथा निश्चित क्षेत्र में आकर निश्चित पाठ्यक्रम को ग्रहण करते हैं या एक निश्चित समय पर आकर निश्चित पाठ्यक्रम व सूचना ग्रहण करते हैं, वो बंद वर्ग ग्राही कहलाता है। दूसरा है खुला वर्ग ग्राही। इसमें ग्राही पूर्व प्रायोजित सूचना को ग्रहण करने के लिए निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं, किंतु इनमें आयु वर्ग, क्षेत्र तथा बौद्धिक स्तर का बंधन नहीं होता है। खुला वर्ग ग्राही में वायु वर्ग, क्षेत्र या बौद्धिक स्तर का बंधन नहीं होता है। जैसे किसी नेता के भाषण को सुनने हेतु एकत्रित हो जाए, यानी आप जा रहे हैं, कोई नेता भाषण दे रहे हैं, आप सुनने के लिए एकत्रित हो जाए तो खुला वर्ग ग्राही होता है। किसी भी वर्ग वायु के लोग जा सकते हैं। तीसरा है लक्ष्य भेदी ग्राही। लक्ष्य भेदी ग्राही में किसी एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करके सूचना को ग्रहण करने वाली समूह को लक्ष्य भेदी ग्राही कहते हैं। इनमें सभी भेदी का लक्ष्य एक होता है, यानी सभी लोगों का एक लक्ष्य होता है। जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी विशेष प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग करना, यानी आप किसी भी कोचिंग में इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आप किसी भी प्रतियोगिता का परीक्षा के लिए कोचिंग करेंगे, यानी सभी का लक्ष्य एक ही होता है कि उस परीक्षा को बीट करना, यानी पास करना। अगला है आकस्मिक ग्राही, यानी यह उन्हें कहते हैं जो किसी सूचना या संदेश को प्राप्त करने हेतु तैयार होते हैं और न ही उन्हें पहले से एकत्रित किया जाता है। यानी जैसे किसी बाजार में किसी दवा की कंपनी के द्वारा अपनी दवा के प्रचार हेतु किए जाने वाले संप्रेषण, यानी पता चला आप किसी बाजार में गए हैं, वहां पर पहले से कोई अपनी कोई दवा की कंपनी है, उसको प्रचार कर रहा है, वो संप्रेषण कर रहा है, यानी बता रहा, और आप वहां देखें तो आकस्मिक ग्राही होगा। तो पहला बोले थे आपको प्रेषक
हो गया। अब आपका जो मतलब ग्राही, ग्राही हो गया। अब आपका हो गया वक्ता। वक्ता क्या होता है? वक्ता प्रेषक या शिक्षक, यानी प्रेषक या शिक्षक। संप्रेषण का मुख्य घटक वक्ता होता है। जो संप्रेषण का मुख्य घटक होता है वह वक्ता होता है, जो विभिन्न माध्यमों से सूचना को ग्राही तक पहुंचाता है। वक्ता निम्न प्रकार के होते हैं: विशेष वक्ता, कुशल वक्ता और आकस्मिक वक्ता जो है होते हैं। तो जैसे पहला विशेष वक्ता, जब किसी एक या अधिक विषय पर कोई व्यक्ति अपने विचारों को संप्रेषित करता है, जिसका वह जानकार होता है, उसे विशेष वक्ता कहा जाता है। जैसे गणित का, अगर गणित का कोई विशेष वक्ता है तो गणित का परास्नातक अनुभवी शिक्षक गणित विषय का शिक्षण करे तो वह विशेषज्ञ वक्ता कहलाएगा, यानी विशेष वक्ता कहलाएगा, क्योंकि उसे अपने विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त है। कुशल वक्ता, जब कोई प्रेषक किसी भी वस्तु को कुशलतापूर्वक प्रायक के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे कुशल वक्ता कहते हैं। प्राय ऐसे शिक्षक जो अधिकांश विषय की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा अपने ज्ञान की कुशलतापूर्वक कक्षा में उस प्रकार संप्रेषित करते हैं कि प्रायक समझ जाए, भले ही शिक्षक उस विषय में महारथी न हो। यानी आप अपनी बात को ऐसा बच्चों के सामने बताएं कि बच्चा अगर समझ ले, भले उस विषय में आपको महारथ न हो, लेकिन छात्रों की आवश्यकता अनुसार विषय सामग्री प्रस्तुत कर दें तो वो जो है आपका कुशल वक्ता कहलाता है। तीसरा आपका है आकस्मिक वक्ता। आकस्मिक वक्ता क्या होता है? आकस्मिक वक्ता, जब किसी व्यक्ति को एकाएक कोई सूचना प्रसारित करना पड़े तो वह आकस्मिक वक्ता कहलाता है। इस प्रकार के वक्ता के पास पूर्व नियोजित सूचना सामग्री नहीं होती, पहले से कोई सूचनाएं नहीं होती है, आकस्मिक कोई भी सूचना देने लगे। जैसे किसी कक्षा में अचानक दुर्घटना होने के कारण शिक्षक द्वारा आवश्यक बचाव के निर्देश प्रेषित करना, तो ये आकस्मिक वक्ता कहलाएगा। तो ये आपका ये हो गया, क्या नाम है, वक्ता के बारे में। और वक्ता के पहले आप लोगों ने ग्राही पढ़ा, दूसरा वक्ता पढ़ा, तीसरा आपका है पाठ वस्तु। यानी पाठ वस्तु क्या होता है? पाठ वस्तु प्रायक यानी छात्र, प्रायक मीन छात्र यानी अचीवर जो कर रहा है, शिक्षक के माध्यम से संबंध स्थापित करने वाले सूचना या शिक्षा के क्षेत्र में पाठ वस्तु कहलाती है। सूचना निम्न प्रकार से होती हैं। जो सूचनाएं होती हैं वे सूचनाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुक्रियात्मक सूचना, नंबर 2 सूचनात्मक सूचना, नंबर 3 अनुश्रवण सूचना। तो ये 3 सूचनाएं। अनुक्रियात्मक सूचना यानी यह सूचना वह सूचना होती है जो सूचना में दी गई बातों के पालन हेतु दी जाती है। इसमें प्रायः उस सूचना का पता लगाता है या पता सूचना का पालन करता है, उसे अनुक्रियात्मक सूचना कहते हैं। यानी जिस सूचना का आप पालन करें उसे अनुक्रियात्मक सूचना कहते हैं। जैसे कक्षा में दिया गया गृह कार्य इसी प्रकार की सूचना होती है। यानी कक्षा में जो भी गृह कार्य दिया जाए और उसको आप करें तो ये जो है अनुक्रियात्मक सूचना होती है। दूसरा है सूचनात्मक सूचना, यानी इस प्रकार की सूचना में वक्ता द्वारा अनेक सूचनाएं केवल संज्ञान हेतु दी जाती हैं, जिसे प्रायः ग्रहण कर लेता है किंतु तत्काल उसका प्रयोग नहीं करता है। फिर तीसरा अनुश्रवण सूचना। ये वे सूचनाएं होती हैं जिन्हें संप्रेषित करने के बाद वक्ता यह देखता है कि आप उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार की सूचना का प्रेषक लगातार उसका अनुकरण करता रहता है। जैसे छात्रों को दिए गए गृह कार्य की कक्षा में जांच कर
और उस पर निर्देश निर्गत करना ही अनुश्रवण सूचना कहलाता है। तो ये आपके जो ग्राही था, ग्राही के बाद वक्ता, वक्ता के बाद आपकी जो है पाठ्यक्रम में सूचनाएं संबंधित थी, इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे आप लोगों को संप्रेषण के बारे में जितनी भी जानकारी थी दे दिया गया। नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें जो है शिक्षण के सूत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।